डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर्स। ओके, और लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, टॉपिक थे, थियोरी थी, न्यूमेरिकल्स थे, वो कर लिए थे, राइट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन के बारे में। लेकिन बच्चों एक न्यूमेरिकल्स बाकी रहा था 9.4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। जानबूझ के मैंने इसलिए बाकी रखा था जस्ट बिकॉज एक न्यूमेरिकल नहीं था और एक कॉन्सेप्ट है। आप मानोगे नहीं, जस्ट उस न्यूमेरिकल्स जो एक्चुअली हर गलती है, रॉन्ग है न्यूमेरिकल्स का। ओके, हर साल हमारा आंसर मैच नहीं होता था। सो दैट्स व्हाई जस्ट आई फाइंड आउट दैट कि एक्चुअल में मेरा तो रॉन्ग नहीं है ना। तो बाद में पता चला कि जितने भी कोई भी, मैंने 2-3 फैकल्टी से भी कंफर्मेशन किया जो हाई लेवल के फैकल्टीज होते, ओके, जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस वाले, उसको भी मैंने मैसेज किया। कल शाम को मैंने चेक किया था, शायद इसलिए मैंने कल आपको न्यूमेरिकल्स बाकी रखा था। अब प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशंस दिया है उसका, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सॉल्यूशंस। सही है बच्चों? ओके, हर बार मैं स्टूडेंट्स को सही और रॉन्ग दोनों सिखा देता था, लेकिन रॉन्ग क्यों सीखे हम? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रॉन्ग ही है। इसलिए आज हम राइट मेथड से उस टॉपिक को सीखेंगे, उस न्यूमेरिकल्स उस एग्जांपल को। आपका आंसर आपके एनसीईआरटी से शायद चेंज हो सकता है, होगा 99% होगा, लेकिन डोंट वरी। आप अपने फैकल्टी, स्कूल के फैकल्टी के साथ कंफर्म करके, और चाहो तो आप अलग अलग बेस्ड फैकल्टी के यदि कोई अच्छे वीडियोस या कोई नोट्स हो उसमें आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि उसका आंसर एक्चुअली रॉन्ग ही है। ऐसा होता है कि जनरली 80-20 रेशियो निकला है। 80% टीचर्स आर एग्री दैट एनसीईआरटी का जो कोई सॉल्यूशन है वो रॉन्ग है। 20% शायद पता नहीं, वो लोग पहले से ही एनसीईआरटी को ही खाली प्रीफर कर रहे हो, तो वो लोग शायद इसको कर सकते हैं। मैं आपको जो अभी समझाऊँ वो राइट मेथड से समझाऊंगा। एक बार आप टीचर, स्कूल के टीचर के साथ कंफर्मेशन कर लेना। ओके, फिर भी यदि इनके ऐसा हुआ तो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो भूल होती है, राइट, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैल्यू चेंज करके, अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू चेंज कर दी तो पूरा क्वेश्चन नया बन गया है, एमसीक्यू पूरा नया बन गया है। तो अब वो एमसीक्यू किस मेथड से सोल्व करें हम? टेक्स्ट बुक वाली, या टेक्स्ट बुक वाली एक्चुअली कोई मेथड है ही नहीं। जो मेथड एक्चुअली यूज की एनसीईआरटी में वो पूरी की पूरी रॉन्ग है। तो कैसे सही तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, वन टाइप ऑफ जी नीट का ही लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में भी पूछते हैं। जी नीट और बोर्ड का कंबाइंड टॉपिक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, यदि स्फेरिकल मिरर्स के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उस मिरर के अंदर जो इमेज दिख रहा है उसकी वेलोसिटी का रिलेशन हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसका फाइनल आंसर ये रहता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये उसका जनरल फॉर्मूला है इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के। वी आई, अब एम क्या है पता है ना बच्चों? एम क्या है पता है ना? वी बाई यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हेलो सर, माइनस वी बाई यू। माइनस माइनस रख, लेकिन फाइनल आंसर में तो प्लस ही हो जाएगा। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एक्चुअली फॉर्मूला ये आता है, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी नॉट, माइनस आता है, लेकिन मैंने वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर लिखा है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला, आपके पास वी और यू है तो दोनों एक ही चीज है, नहीं कोई नहीं है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उसको हम सिखाता हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई ज्यादातर एमसीक्यू में होता है उसका भी एक रीजन है। तो डेरिवेशन सीखते पहले तो ये कहाँ से आया वो, ओके, फटाफट सिखा दूंगा बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 1 अपॉन वी, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, फॉर्मूला है बच्चों। हेलो, लंच मिरर फॉर्मूला। अब मैं उसको कर देता हूं रिवर्स। समझ लो कि बच्चों ये मिरर है आपके सामने, ये मिरर है, ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट है, तो यू हुआ वह ऑब्जेक्ट, यानी कि ये डिस्टेंस हुआ, हा कि ना? समझ लो इसकी समझ लो कि इसकी इमेज यहां मिल रही है भी, तो ये उसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हुआ। अब v u जिस स्पीड से समझ लो आगे जा रहा है, तो सिमिलरली v उसके ऑपोजिट जाएगा। याद करो कनकेव मिरर में
जैसे जैसे आप इन्फिनिटिव से सी से बिटवीन सी एंड एफ, एफ के अंदर, एफ के ऊपर ऐसे आते जाते थे, वैसे वैसे इमेज दूर बनती जाती थी। याद करो, इन्फिनिटी तक जाती थी, याद है ना यार? यस सर। सी के ऊपर जो पहले बियॉन्ड इन्फिनिटी था तो एफ पे था, बियॉन्ड सी था तो सी एंड बिटवीन एफ के बीच में ऑन सी, तो ऑन सी। तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे ले जा रहे हो इन्फिनिटिव सी एफ के ऊपर, तो इमेज ऐसे कुछ जा रही है। पहले एफ इन्फिनिटिव था तो एफ पे मिल रही थी, बाद में सी और एफ के बीच में मिलेगी, बाद में सी पे मिलेगी, सी पे होगा तो बियॉन्ड सी मिलेगी और इन्फिनिटिव मिलेगी। यहाँ एफ हो रहा है ना ऐसा बच्चों? तो ये जो चेंज हो रहा है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो रहा है। अब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। देखो ये v इज नॉट अ इमेज डिस्टेंस, लुक इट्स अ वेलोसिटी। ओके, चाहो तो आप दूसरा सिंबल ले सकते हो vi, इसलिए मैंने ऊपर जानबूझ के वेक्टर का यूज किया है। vi इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, vo इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हेलो, अब f, क्या f चेंज होगा v और u चेंज होने से? ये f की वैल्यू नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मुझे v वेलोसिटी vi निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन टाइम होगा, हाँ कि ना बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा dv बाई dt। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज dv बाई dt होगा ना? तो हम यहाँ क्या करेंगे, v तो है, u तो है, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो du बाई dt। तो हम क्या करेंगे, नीचे t dt चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बोलो, नीचे dt लाने के लिए बच्चों? डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। ओके, क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन, क्योंकि f को भी हटा देना है। तो डिफरेंशिएशन करो तो v रीज टू -1 का माइनस v रीज टू -2 होता है। हेलो, ना पता चले बायो वाले स्टूडेंट ध्यान रखो कैसे आया ये, पावर आगे और पावर में से कम, तो -1 v रीज टू -2, v रीज टू -1 का डिफरेंशिएशन आया v रीज टू -। फिर से ऐसा हो तो एक बार लिख देता हूँ, एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो कि कैसे आया डायरेक्टली। ये डिफरेंशिएशन किया मैंने dt के रिस्पेक्टिवली। चलो, इसका आंसर आया माइनस v रीज टू -2 dv बाई dt। बोलो हाँ कि ना? माइनस u रीज टू -2 du बाई dt, हाँ कि ना? ना समझ में आए तो बोल देना बायो वाले। और f कांस्टेंट टर्म था, डिफरेंशिएशन 0। हेलो, डिफरेंशिएशन 0 था, कांस्टेंट टर्म था। अब v dv बाई dt को हम क्या बोलते थे बच्चों? dv बाई dt वेलोसिटी ऑफ इमेज, dv v फॉर डिस्टेंस। v एक्चुअली यहाँ वेलोसिटी नहीं है बच्चों, v एक्चुअली क्या है ध्यान रखना। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि v dv बाई dt एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये v क्या है? डिस्टेंस है, अब इमेज डिस्टेंस है, क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो vi इज इक्वल्स टू dv बाई dt एंड v नॉट इज इक्वल्स टू du बाई dt। लिख सकते हैं ना बच्चों ऐसे? यस सर। ओके, चलो तो माइनस v रीज टू vi इज इक्वल्स टू, ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा v नॉट आई के, सॉरी v नॉट। क्लियर है, समझ में आया? ये टर्म्स जो है पूरा इस साइड गया, du बाई dt की जगह v नॉट और u रीज टू -2, माइनस था प्लस हो गया। अब हम किसको मेन बनाएंगे? हमें चाहिए v नॉट सॉरी vi, तो vi को मेन बना लेते, तो vi को मेन बना लेता हूं मैं। तो ये माइनस इस साइड आ जाएगा बच्चों। हेलो, यस सर। तो vi इज इक्वल्स टू, अब ये जो -2 उसको +2 करोगे तो क्या करो बोलो? चलो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये से हो जाएगा। तो v बाई u यानी कि क्या था? पे ऊपर यू। हेलो, શું થયું? हेलो, क्या डाउट है मानो?
ऊपर नहीं यू नहीं था, सर, ऊपर यू था बेटा, लेकिन -2 था ना, हमने माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया तो यू स्क्वायर नीचे चला जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ऊपर चला जाएगा। समझ में आया ना ये कहाँ से आया ये मानव? यस सर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है डेरिवेशंस, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे आया। ऐसे एग्जाम में पूछ भी सकते हो, ऐसा जरूर नहीं, लेकिन इस बार कम चांसेस है। ओके, कोरोना की वजह से पेपर इतना हार्ड नहीं निकलने वाला, तो हम डायरेक्टली यही बेसिस पे यही फॉर्मूला का यूज करके कोई एक सम कर लेते हैं, जो एग्जांपल 9.14 दिया हुआ है। बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है देखो, मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, राइट सॉल्यूशन एंड रिटर्न नोट्स के अंदर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? 1 मीटर। ओके, अब जोगर, अब क्या है, कार के अंदर बैठा है कोई बंदा, तो कार के अंदर जो, कार के बाहर का जो साइड व्यू मिरर होता है, ओके, वहां से ऑब्जेक्ट देख रहा है। साइड व्यू मिरर कौन सा होता है, किसी को पता है? कॉन्वेक्स। वेरी गुड। साइड व्यू मिरर एक्चुअली कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। याद रखना ये चीज। चलो चलो, अब हम बात करते हैं आगे। तो क्या दिया हुआ है हमें, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बच्चों। हेलो, हमने जो ओके ओके फॉर्मूला जो डिराइव हुआ ना, वी आई नॉट इज इक्वल टू -m² वी ओ, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब मिरर जो है, मिरर जो है वो क्या है बच्चों, स्टेडी है। ध्यान रखो, अब समझ लो कि कार चल रही है, कार चल रही है, बंदा पीछे से दौड़ रहा है, तो ऐसे केस में जब मिरर स्टेडी नहीं होता, तब ये फॉर्मूला की जगह हम ये फॉर्मूला डालेंगे, आई विथ रिस्पेक्ट टू एम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला एक ही चीज है, लेकिन वहां हमने क्या लिया था, मिरर को स्टेडी लिया था, और यहां हम आई एम का मीनिंग कोई बता सकता है क्या हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि हमें वी आई माइनस वी एम लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। अब समझ में आया? मैं एक दो क्वेश्चन को ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ऐसा ट्विस्ट हो सकता है भाई। अब कार जो है, यहाँ ये क्वेश्चन है, अब पार्क कार की जगह कार भी खुद चल रही है, तो हो गया आपका ललम फूस, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने ऐसा सॉल्व किया ही नहीं था। खाली इतना ही कॉन्सेप्ट था कि जो अपना आंसर आया वहां हमने मिरर को स्टेडी लेके सॉल्व किया हुआ था। समझ लो कि मिरर भी चल रहा है, यानी कि कार चल रही है, तो हम रिस्पेक्टिवली इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्टिवली मिरर लेंगे, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ले लेते, बस इतना फर्क होगा। तो फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनेगा। फॉर्मूला क्या था, वी आई एम इज इक्वल टू -m² वी ओ एम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू -m² वी ओ माइनस वी एम। बोलो कोई डाउट? अब यहाँ यदि ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो और ये जो कार है, मिरर है, वो चल रहा हो और उसकी वेलोसिटी यदि दे दी है, समझ लो कि 5, तो अब यहाँ ये वैल्यू डाल के सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं होगा। खुद कुछ भी कर लो, आंसर नहीं मैच कर पाओगे। प्लीज कीप इन माइंड, ये क्वेश्चंस का लास्ट 2 साल के पहले जो रिपीट टेस्ट होते हैं ना, उसमें पूछा हुआ था सीबीएसई में। ओके, इसमें ये ट्विस्टिंग किया हुआ था, ध्यान रखना ये चीज। समझ में आया बच्चों क्या किया यहाँ मैंने? फॉर्मूला आपने लगा दिया, इमेज की वेलोसिटी और इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रिलेशन का फॉर्मूला ये। लेकिन ये फॉर्मूला में एक कंडीशन क्या थी, मिरर स्टेडी था। यदि ये मिरर चल रहा हो, मिरर क्या हो, मूविंग हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लेना पड़ेगा यहाँ, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ वी आई एम की जगह यहाँ वी आई माइनस वी एम, यानी कि अब यहाँ भी मुझे ये फॉर्मूला, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, ये एक्चुअली समझने बेटर। तो ये कौन सा हुआ, जनरल फॉर्मूला। अब समझ लो, आपको ये पार्क कार दे दी है, तो हम यहाँ क्या करोगे, वीएम की जगह 0 लगा दोगे, ओरिजिनल फॉर्मूला वापस मिल गया आपको। हेलो, जाग रहे हो? यस सर। पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो आपको दिमाग में घुसा नहीं पड़ेगी यदि आप फिजिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाना चाहते हो तो। चलो अब यही सम को हम सॉल्व करते हैं।
तो V नॉट कितना दिया है बच्चों 5, F कितना दिया हुआ है 1। अब हमें है ना आंसर है ना, अब क्या फाइंड क्या करना है, देखो हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जोगर, यानी कि इमेज ऑफ द इमेज जो है उसकी हाउ फास्ट, फास्ट यानी कि क्या हुआ स्पीड फाइंड करने, हाँ कि ना, VI फाइंड करना है। कैसे करोगे, तो बोलोगे सर फॉर्मूला लगा देंगे VI का। अब प्रॉब्लम ये है, चलो फॉर्मूला लगा भी दिया, आपके पास M तो है नहीं, हेलो, अब M कहां से आएगा। अब क्वेश्चन 3-4 अलग अलग कंडीशन में पूछा हुआ है, ओके कोई एक में कराऊंगा, बाकी का जस्ट खाली आपको वैल्यू सॉल्व कर देना। क्वेश्चन है व्हेन द जोगर इज 39 मीटर, जोगर कहाँ है बच्चों 39, यानी कि U की वैल्यू आपको 39 दी है, हाँ ना बोलो। इमेज Yes, sir. Yes, जब sir. ये मिरर था, ये जोगर था 39 मीटर, अब जोगर चालू हो रहा है इतनी स्पीड से, कितनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मिरर में ये जो जोगर है, मिरर के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो ये U आपको दिया है। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट किसी को, तो चलो U की वैल्यू हम 39 ले, तो हमारे पास U भी है, U माइनस लेना पड़ेगा, हाँ कि ना, कॉमन लॉजिक है, कनकेव मिरर भी हो लेकिन U की वैल्यू तो क्या लेनी पड़ेगी माइनस लेनी पड़ेगी, पता है ना सभी को। Yes. Yes, sir. चलो मैग्निफिकेशन एक खाली चाहिए हमें, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मेरे पास F है, मेरे पास U है, तो मेरे पास V भी नहीं है, तो V निकाल के बाद हम V माइनस U करेंगे, हाँ कि ना, 1/U 1/V 1/F यूज करके। यस सर। F है U है तो V मिल जाएगा 1/U 1/V 1/F, और इससे V मिला आपको, V मिला बाद में यहाँ डाल दोगे तो M मिलेगा, और M की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। यस वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था मैग्निफिकेशन का, वेरी गुड, ये वाला, बस तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला शॉर्टकट तरीके से निकाला था कि जब आपको ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछ ले न्यूमेरिकल्स या MCQ, इसमें से शॉर्टकट फॉर्मूला यूज, और ये शॉर्टकट नहीं है, वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है फॉर दिस चैप्टर्स, ओके। यदि आप वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करोगे ना, U और F के बाद आप V निकालोगे और M डालोगे, तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि आप खाली टेक्स्ट बुक या NCERT के लिमिटेड ही हो, बाहर नहीं निकले हो अभी। समझ में आ रहा है? ओके, यू हैव टू शो योर टैलेंट टू योर टीचर्स। समटाइम्स आपका जो पेपर है उसके अंदर आपकी टैलेंट दिखनी चाहिए, और योर टैलेंट दिखेगी तो काफी बार आपकी क्वेश्चंस भी इतना डिटेल में नहीं देखेंगे और डायरेक्टली मार्क्स दे देंगे आपको। तो ये चीज खास ध्यान रखनी, जब भी हम कोई पेपर लिखते हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थोड़ी सी भी बड़ा लिख दी जो हमें मजा आ जाए, तो हमें उस पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है उस पेपर के बाद ऊपर, यानी कि पेपर यानी कि आपके ऊपर। तो ये पॉजिटिव फीलिंग यदि आपके पेपर चेकर और आपके बीच में रहेगी तो 100% आपको फायदा होगा मार्क्स में, ओके। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। F कितना है 1 U की वैल्यू कितनी है, हेलो, -39. Minus 30. काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है अभी बोलेंगे सर F की वैल्यू माइनस नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन कौन सा मिरर है बच्चों, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, Convex. तो 1 माइनस माइनस प्लस 39 तो कितना हो जाएगा 40 होगा बच्चों मैग्निफिकेशन। बस लगा दो फॉर्मूला VI का, -m² V नॉट माइनस M की वैल्यू 1/40। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 meter per second. क्या बच्चों मुझे यहाँ 5 नहीं लिखना पड़ेगा, -5, लेफ्ट साइड है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। समझ में आया ना मैंने 5 क्यों लिखा, लेफ्ट साइड पे है ऑब्जेक्ट इसलिए। 40 का स्क्वायर 1600, कटिंग करोगे तो ये आंसर आएगा 1/320 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर मिला, किसके लिए 39 के लिए, ओके। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1/320 मीटर, ओके। जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है, उसका सॉल्यूशन को समझा के। अभी टाइम नहीं हमारे पास तो उसको हम स्किप करते। तो बाकी के क्वेश्चन कर लोगे बच्चों 29 19 डाल के, हेलो, कुछ भी नहीं Sir. करना यहाँ, खाली Yes, sir. U चेंज होगा, ओके, M चेंज होगा,
बाकी तो सारी ये तो चीज फिक्स ही, एम चेंज होगा यू चेंज होने से। कर लोगे ना? यस चलो तो अब नया टॉपिक जो आज का हमारा है रिफ्रैक्शंस, वो स्टार्ट करते हैं। अब रिफ्रैक्शंस का मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्शन यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई रे जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है तो उसका जो डेविएशन होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शंस। काफी बार क्या होता है कि रे आया, देखो अब उस रे में काफी बार ऐसा होता है कि जो रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन एक्चुअली ट्रांसपेरेंट मीडियम यदि हो तो रिफ्रैक्ट हो जाता है। और काफी बार ये दोनों भी होता है। अब बोलोगे सर कैसे? समझ लो कि काफी बार ऐसे ग्लास होते हैं आपको पता भी नहीं चलता बीच में कांच ग्लास है, आप चलते रहते हो, जब टकराते तब पता चलता है कि यहाँ ग्लास था, हाँ कि ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर ग्लास होते हैं, तो वहां 100% रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ 100% रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन काफी बार ऐसे भी ग्लास होते हैं जो आपका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है, आपको दिखता है यहाँ बीच में ग्लास है, आप खुद दिखते हो, अंदर का भी दिखता है और आप भी दिखते हो उसके अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? ऐसे ग्लास होते हैं कि आपका भी रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता है, जो अंदर जो चीज है वो भी दिखती है, दोनों चीज दिखती है। वहां दोनों चीज हुई, रिफ्लेक्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। लेकिन हमें खाली इसके बारे में समझना है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट? जब रे कोई पर्टिकुलर सेपरेटिंग मीडियम के ऊपर, ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उसमें से जो रे होता है वो यानी कि बाउंस बैक नहीं होती, वही मीडियम में पास हो जाती है। हाँ थोड़ी डायरेक्शन नो डाउट उसकी चेंज होती है, लेकिन वही मीडियम में, सॉरी दूसरे मीडियम में डायरेक्टली पास हो जाती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बोलो कोई डाउट? नो सर। पक्का रिफ्लेक्शन में? ओके, लॉ थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शायद पता होगा आपको। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन बता सकता है? आपको पता है ना, यहाँ ये चीज खास ध्यान रखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ओके चलो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, याद ही है आपको? हेलो, यस यस सर। सेकंड लॉ था रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ, सॉरी रेशियो ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इज कांस्टेंट। इसको एक दूसरा नाम देते थे 10th स्टैंडर्ड में, याद हो तो? कुछ तो लो बोलते थे, कौन सा लो बोलते थे हम उसको? स्नेल्स लो। क्या बोलते थे उसको? स्नेल्स लो। तो उसको स्नेल्स लो को डिटेल में सीखते क्या है सेकंड। तो रेशियो ऑफ द नेचुरल साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द नेचुरल साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल के साइन का रेशियो को रिफ्रैक्शन एंगल। ओके एक मिनट, उसको हम बोलते हैं एन, रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ द इंसिडेंट साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो कोई डाउट पीसी को? हेलो? नो सर। अब No, sir. n21 यानी कि क्या, कोई बता सकते हो उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। हेलो, सही है? रिफ्रैक्शन Yes, एंगल sir. ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो उसको हमें ऐसे लिख सकता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके ऑलरेडी आप, n2/n1। यस सर यस सर। ओके तो n21 याद रखना, ये कंफ्यूजन, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, शायद आपको भी होता ही होगा 100%। n21 is equals to sin I upon sin R is equals to n2/n1। ये याद इसलिए रखता हूं मैं, ऐसे 2 पहले आता है तो 2 ऊपर और 1 नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला कौन है? 2, तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड वन। ओके याद रखना थोड़ा कठिन है लेकिन याद रखना ही पड़ेगा, ओके कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 sin R लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो? यस सर दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। उसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। 10th में एक चीज दूसरी भी आ गई,
N1 की वैल्यू क्या होती है, कौन बता सकता है? समझ लो, ये N1 है और ये N2 है, ऑब्जेक्ट गया रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये N1 है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? वैक्यूम में 3 × 10⁸ ओके, यानी कि वैल्यू नहीं, मैं फॉर्मूला पूछ रहा था, वैल्यू भूल से बोल गया। फॉर्मूला क्या हो सकता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, हाँ कि ना? मीडियम 1 है तो V1, मीडियम 2 है तो V2। बोलो कोई डाउट? नो सर। तो N21 इज इक्वल्स टू, हमने लिखा N2 माइनस N2 अपॉन N1, तो N2 इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हो C/V2, C/V1, C कट V1 चला जाएगा ऊपर, V1/V2 इज इक्वल्स टू N2/N1 इज इक्वल्स टू N21। बोलो लिख सकता हूँ तो? हाँ बोलो, बेसिक कंसेप्ट है, इतना Yes, बड़ा नहीं है sir. कि आपको ना Yes, पता हो, sir. ऑलरेडी सीख चुके हो ये चीज। ओके, अब दूसरा, अभी भी एक टॉपिक रह गया था, जगह कम है और कंटेंट ज्यादा है, ऐसा है। N21 इज इक्वल टू, मैंने लिखा N2 अपॉन N1। चलो, तो इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता हूं मैं, N1 अपॉन N2, N2 Yes, को नीचे sir. लिया तो Yes, sir. तो कोई बता सकते N1 अपॉन N2 क्या बोलते हैं? जैसे N2 अपॉन N1 को N21 बोलते हैं, N1 2. तो N1 अपॉन N2 को क्या बोलेंगे? N1 2. N1 2 इसका मीनिंग क्या हुआ? N21 और N12 एक दूसरे से क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल है। reciprocal दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। उसका नाम है ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। जगह नहीं है, अदरवाइज में लिखता, लेकिन समझ जाओगे आप, नोट्स के अंदर रीड करोगे तो। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को? रिफ्रैक्शन के अंदर 10th का कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ा No, sir. कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, जब ऑब्जेक्ट कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो कैसे बेंड होता है वो अभी आपको सिखाता हूँ। लेकिन पहले जब आपको रिफ्रैक्शन पूछे तो पहले वो समझा देना है, उसकी डेफिनेशन, ये फिगर समझा देनी है, फिगर के बाद उसके दो लॉ समझा देने हैं। यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो स्नेल्स लॉ में भी ज्यादा बड़ा हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट को सिखा देना है। और ये कॉन्सेप्ट शायद आपको थियरी में तो नहीं काम आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम आ सकते हैं। ये बेसिक फंडा है जो आपने ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। तो नया क्या है? ये भी कुछ नया नहीं है। जब N1 क्या है बच्चों? N1 क्या है? रेयर मीडियम है, हालो, डेंसर मीडियम है, Yes, sir. तो N1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी N2 से। तो जब हम N1 लेस टू N2, यानी कि जब हम रे को रेयर से डेंसर में पास करते हैं, रेयर से डेंसर में पास करते हैं, वैसे तो ये रे एक्चुअली जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन डेविएट हो जाता है थोड़ा अपने रास्ते से। जाना तो ऐसे डॉट डॉट लाइन पे चाहिए, लेकिन ऐसे डेविएट हो गया। अब चाहो तो उसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये समझ लो नॉर्मल है, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हुआ, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, जा sir. रहा था ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ। जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेरर से डेंसर में जाएगा, तो कहां बैंड होगा वो? टुवर्ड द नॉर्मल। ये भी एक आ चुका कॉन्सेप्ट है 10th के अंदर, याद है ना सभी को? Yes, sir. Yes, और sir. यही केस में रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल से छोटा होता है। तो ये हुआ रेरर टू डेंसर। अब वही चीज डेंसर टू रेरर में हो सकती है। अब समझ लो रे यहां से यहां गया, ये डेंसर था, यहां से रेरर में गया, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? Away from normal. जब N2 यहाँ क्या है बोलो? N2 बड़ा है, तो कहां से कहां रे गया? N2 से N1 में गया, यानी कि ऐसा लिख सकते हो डेंसर से रेरर में गया। आपको ये फिगर ना याद रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या समझाऊं मैं आपको? डेंसर से रेरर है ना, तो ऐसे समझा दो, ये पानी है, तो पानी में से हवा में गया। ओके, ये वाला यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होता है वो भी समझा सकते हो आप। ओके, सो चलो डेंसर से रेरर में जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ये Away ऐसे from जाना normal. चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कैसे आएगा? कोई बता सकता? आपको आपको ऑटोमेटिकली फील आ ही जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी पहले से डाला हुआ। ऐसे जाएगा, हाँ कि ना? यानी कि जो नॉर्मल है जा रहा था यहाँ, नॉर्मल से दूर बेंड हुआ, नॉर्मल था ये, उससे दूर गया, हाँ कि ना?
तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसा लिख सकता हूं, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, ऐसे sir. ऐसी छोटी छोटी चीज आपको याद रख लेनी है। ओके, तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब लेटरल शिफ्ट वो भी आपको ऑलरेडी सीख चुके हो। लेटरल शिफ्ट क्या है कि ये इंसिडेंट रे आया, अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, कहाँ बेंड होगा, ये जा रहा था ऐसे Towards नॉर्मल, normal. टूवर्ड द Normal. नॉर्मल, तो टूवर्ड द नॉर्मल ये बेंड हुआ। चलो, अब ये डेंसर है और ये रेयर है, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो कहाँ होगा बच्चों, Away Away from from normal. normal. तो जा ऐसे रहा था, लेकिन बेंड कहाँ होगा देख लो आप, अवे टू नॉर्मल। जा ऐसे रहा था, बेंड यहाँ हुआ, हाँ कि ना, जा Yes, ऐसे sir. रहा था, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट को समझाने में पता चलेगा, यही कॉन्सेप्ट जो आगे मैंने समझाया उसी का ही इसके अंदर यूज हो रहा है। लेटरल शिफ्ट टॉपिक हम नया सीख रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि लेटरल शिफ्ट के बारे में हम सीख रहे हैं बच्चों, लेटरल शिफ्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, गया इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में गया तो रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ, टूवर्ड द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में गया तो रिफ्लेक्ट हुआ अवे टू नॉर्मल। लेकिन आप जब ऑब्जर्व करोगे तो जो इंसिडेंट रे था और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली पैरेलल मिल रहे हैं, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हाँ, नो डाउट इसके अंदर थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है, तो जो शिफ्टिंग हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। कोई डाउट, जो No, शिफ्टिंग sir. हुआ ये इतना शिफ्टिंग हुआ उसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये प्रॉपर फिगर आपके सामने है लेटरल शिफ्ट की, फिगर समझ लो कहां से कहां रह गए, खाली जस्ट 2 मिनट आप फिगर समझो, मैं एक मैसेज कर देता हूँ लेक्चर्स का। ओके, आप समझ सकते हो क्योंकि आपके लिए बहुत इजी टॉपिक है, ये रिपीटेड टॉपिक है ना, इसलिए। क्लियर है? Yes, sir. श्योर? ओके, Yes. अब क्या है फिगर वो समझते हैं। चलो, तो फिगर में कुछ भी नहीं है, जो आगे हमने डिस्कस किया उसका थोड़ा लेबलिंग किया हुआ है, हाँ कि ना, चेक करो। बस फिगर में जो आगे के जो फिगर हमने कॉन्सेप्ट समझा उसका लेबलिंग है। अब लेबलिंग कर दो आप, ए बी सी डी सरफेस को नाम दे दो। ओके, चलो, तो लेबलिंग कर दी आपने। इंसिडेंट रे आया था, इंसिडेंट एंगल आई था, रिफ्लेक्टेड रे गया, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो पूरा आपको पता है कि देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। हेलो, ये एंगल Yes, sir. और ये एंगल Yes, वर्टिकल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल, तो ये आई है, तो ये पूरा का पूरा आई होगा, ये पूरा का पूरा आई है। उसमें से आर माइनस कर दो तो ये बचा एंगल आई माइनस आर बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्टेड गया, अब देखो ये जेड बन रहा है, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, बोलो हाँ कि ना। Yes, yes, sir. sir. ओके, अब हम ये लेटरल शिफ्ट हुआ बीसी जितना, ओके, जो एक्चुअली जा रहा था उससे थोड़ा शिफ्ट हुआ, तो उसको हम नाम दे देते डेल्टा एक्स। अब हम डेरिवेशंस करते हैं उसका, लेटरल शिफ्ट का फिगर में, और एक्सप्लेनेशन खुद कर पाओगे बच्चों अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में लिखना कि रे आया, ए बी सरफेस के ऊपर गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ए बी सरफेस नहीं पी क्यू सरफेस ले लेते हैं, पी क्यू सरफेस के ऊपर गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ए बी सरफेस सॉरी ए बी रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल रिफ्लेक्शन एंगल से डेविएट हुआ टूवर्ड द नॉर्मल। आफ्टर reflecting from the APQ surface, it incident on the point B on the surface QR. Now after reflecting back, it goes away from the normals, and the emergent ray, okay, is parallel to incident ray but have the lateral shift. Okay, तो ये चीज आपको समझा देनी है, पहली चीज तो ये चीज आपको क्या करना है, समझा देना है। कोई डाउट है बच्चों किसी को? No, sir.
ओके चलो अब हम उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, कैसे डेरिवेशन करोगे, थोड़ा जल्दी सीखोगे हम, ध्यान रखना, टाइम एक बचा है, चलो कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा कम है, फटाफट से ध्यान देना, थोड़ा मैं फटाफट समझाऊंगा। कोस आर लगाओ, चलो फटाफट, कोस आर, कोस आर ये ट्राइंगल में, अरे यार कोस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, AM upon AB. AM अपॉन AB, चलो तो इसमें AB को मेन बना लो, तो AM अपॉन कोस आर हुआ, हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो AM क्या है, Normal. ओके तो ये एक्चुअली डिस्टेंस हुआ जो पास हो रहा है ग्लास सरफेस में से। अब हम लगाते हैं साइन थीटा, साइन यहां लगाओ, ये ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओ, चलो जल्दी से, साइन थीटा, साइन आई बाय आई माइनस आर, BC upon AB. AB, AC. BC अपॉन, एक काम करो, लेस देन 1 मिनट, वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है तो खत्म नहीं होगा, मैं कल आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. ओके तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा एक्स्ट्रा लेक्चर का, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट बाकी रहा ना टॉपिक, वो मुझे कल कुछ भी करके कंप्लीट करना है। ओके तो यहाँ मैं लेक्चर का एंड करता हूँ, कोइंसिडेंट एक्चुअली